दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक धीमी, सुकून भरी कहानी। वो अधूरा अलमारी का खत, एक चुप सी अलमारी और उसमें छुपा एक अधूरा खत जो कभी भेजा नहीं गया। इस कहानी में कोई शोर नहीं, सिर्फ धीमी सांसें हैं, कुछ भूली बिसरी यादें और नींद की एक मुलायम दस्तक। अगर आपको ऐसी ही नींद में लिपटी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर कहानी आपके मन को थामेगी और आपकी आंखों को धीरे धीरे मीठी नींद में उतारेगी। तो अब चलिए अलमारी का वो दरवाजा खोलते हैं और उस अधूरे खत में उतर जाते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे। खिड़की से आती रोशनी ने ड्राइंग रूम की दीवारों पर धीमी गर्माहट फैलाई थी, लेकिन कमरे में फैला सन्नाटा जैसे उस उजाले को भी रोक लेना चाहता हो। रीमा ने रसोई से झांक कर देखा। विनय अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था, चेहरा निर्विकार। उसने हल्की आवाज में पूछा, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? विनय ने सिर उठाया, एक क्षण रुका, फिर बस हम्म कहा और वापस स्क्रीन में डूब गया। रीमा ने चाय का पानी चढ़ाया, अदरक कूटी, 2 कपों में चीनी अलग अलग, जैसे हर दिन करती थी। पर हर दिन की तरह आज भी विनय को उसका स्वाद पता नहीं चला, या शायद वो बताने की जरूरत ही नहीं समझता। पिछले कुछ वर्षों में यह सुबह एक सी हो गई थी। बातचीत घटते घटते अब बस जरूरत भर की रह गई थी। नाश्ता बना, बैग रख दिया, बिजली का बिल भरना है। कुछ भी ऐसा नहीं जो दिल से निकला हो, कोई सवाल ऐसा नहीं जो जवाब चाहता हो, कोई जवाब ऐसा नहीं जो कुछ बदल सके। चाय लेकर वह टेबल पर आई। विनय ने सिर उठाकर कप ले लिया और फिर से झुक गया। अब शायद ईमेल्स में। कल माही का टेस्ट है, उसे रात में मैथ्स पढ़ा दूंगी, रीमा ने यूं ही कहा बात शुरू करने के लिए। हम, फिर वही प्रतिक्रिया। उस हम में कोई विरोध नहीं था, कोई समर्थन भी नहीं, बस एक ठंडी स्वीकृति, जैसे चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए कोई हवा की दिशा बता दे। रीमा ने चुपचाप अपना कप उठाया, हल्की सिप ली। उसके मन में बहुत कुछ था कहने को, पर अब वो शब्द भी जैसे उस तक आना छोड़ चुके थे। कभी कभी रिश्ते खामोश नहीं होते, सिर्फ हमारी जबान उन्हें छूना भूल जाती है। शादी को 15 साल हो गए थे। माही अब 10 साल की हो चली थी। जीवन की गाड़ी अपनी पटरी पर चल रही थी और शायद यही सबसे बड़ा धोखा था। सब कुछ ठीक था और उसी ठीक के नीचे कुछ मरता जा रहा था। कमरे की दीवार पर टंगी शादी की एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर गई, जिसमें विनय हंस रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। रीमा ने गौर किया, वो आंखें अब जैसे थक चुकी थीं। तभी दरवाजा खटका। दूध वाला अपना थैला छोड़ गया था। रीमा ने बाहर झांका और लौटते हुए पास की अलमारी में कुछ सामान रखने के लिए खोला। सामने कुछ कपड़े रखे थे, पीछे पुराने डिब्बे और ऊपर एक कोना जहां शायद सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। उसे एक छोटा सा लिफाफा दिखा, धूल जमा हुआ, किनारे मुड़े हुए। उसने उसे निकाला। पीले पड़े कागज पर विनय की लिखावट थी। पहली सालगिरह पर, शायद मैं कह नहीं पाता, पर तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर बात हो। रीमा की सांस रुक सी गई। उसने लिफाफे के नीचे और देखा, एक और, फिर एक और, 7, 8, पूरे 13 लिफाफे। हर सालगिरह पर एक पत्र, कभी भी उसे दिए नहीं, बस लिखे और सहेज लिए। उसने धीरे से पहला पत्र पढ़ा। विनय ने उसमें उनके पहले साल के संघर्ष, साथ बिताए लम्हे, रीमा की हंसी और अपने डर के बारे में लिखा था। कभी लगता है मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, पर तुम्हारी चुप मुस्कान हर रात मेरी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। रीमा की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो विनय, जो अब हम से ज्यादा कुछ नहीं कहता, कभी इतना खुलकर महसूस करता था, वो वहीं बैठ गई। हर पत्र पढ़ती गई। हर साल विनय ने कुछ लिखा था, कभी अपनी नाकामियों के बारे में, कभी रीमा के त्याग के बारे में, कभी माही के आने पर अपनी घबराहट, कभी उस रात के बारे में जब वो बीमार थी और उसने चुपके से उसका हाथ थामे रखा था। विनय ने हर छोटी बात देखी थी, पर कभी कहीं नहीं,
शब्दों में भावनाएं थीं, उस चुप्पी के भीतर की आवाजें थीं। और सबसे आखिर वाले पत्र में 15 साल हो गए, अब भी तुम मेरी वही रीमा हो, बस शायद हम कहना भूल गए हैं। अगर तुम कभी ये पत्र पढ़ रही हो तो जान लो, मैं आज भी हर साल तुम्हें देखता हूं, सुनता हूं, बस कह नहीं पाता। रीमा ने धीरे से पत्रों को समेटा। अब उसे समझ आ रहा था, रिश्ते टूटते नहीं, सिर्फ आवाजें धीमी हो जाती हैं और हम सुनना बंद कर देते हैं। उसने चाय का खाली कप उठाया। विनय अब तक वहीं बैठा था। वो उसके पास आई, मुस्कुराई और बोली, अगले हफ्ते हमारी सालगिरह है ना? विनय ने चौंक कर देखा। हाँ शायद। क्यों? रीमा ने धीरे से कहा, इस बार एक पत्र मुझे देना, छुपाना नहीं। विनय की आंखों में कुछ कांपा, सालों पुराना अपनापन जो कभी गया ही नहीं था। रात के करीब 10 बज रहे थे। माही सो चुकी थी। घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आज वो भारी नहीं लग रही थी। रीमा ने वो सारे लिफाफे दोबारा पढ़कर एक डिब्बे में रख दिए थे, पर उसका मन उन शब्दों से बाहर ही नहीं आ रहा था। वो बालकनी में बैठी थी, हाथ में गर्म दूध, नजरें आसमान की तरफ। अचानक कहीं से पुरानी कोई हवा सी चली और वो यादें फिर लौट आईं। कॉलेज का वो पहला दिन रीमा को याद है, जब वो पहली बार विनय से मिली थी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। गर्मियों की दोपहर थी, सब सुस्त थे, पर विनय कोने की सीट पर बैठकर द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ रहा था। वो शांत था, जैसे किसी और ही दुनिया में रहता हो। रीमा ने यूं ही बोल दिया था, आपको हेमिंग्वे समझ आता है? विनय ने धीरे से मुस्कुराकर कहा था, नहीं, पर फिर भी पढ़ता हूं, शायद कभी समझ आ जाए। उसी दिन से कुछ जुड़ गया था, एक अजीब सा सुकून जो बिना शोर के मौजूद रहता था। पहली चिट्ठी बिना लिफाफे के कॉलेज की दूसरी साल में रीमा को अचानक उसके बैग में एक छोटा सा नोट मिला था। जब तुम मुस्कुराती हो, दुनिया थोड़ा रुक जाती है, कोई जो हर दिन देखता है तुम्हें। रीमा को तभी समझ आ गया था कि ये विनय ही हो सकता है, पर उसने कभी सामने बात नहीं की। वो बस हर दिन एक नया नोट छोड़ देता, किताबों में, स्कूटर की सीट पर या कैंटीन के कॉफी कप के नीचे। और फिर आखिर एक दिन वो पेड़ के नीचे, शाम का वक्त था, कॉलेज कैंपस का कोना जहां नीम का एक पेड़ था, वहां विनय खड़ा मिला। रीमा पास पहुंची तो उसने बिना देखे ही कहा, मुझे शब्दों से डर लगता है, जब बोलता हूं लगता है सब गड़बड़ हो जाएगा। रीमा ने तब कुछ नहीं कहा था, बस पास बैठ गई थी। विनय ने धीरे से पूछा था, क्या सिर्फ मौन में भी रिश्ता हो सकता है? रीमा ने जवाब दिया था, अगर मौन में सच्चाई हो तो हां। और शायद वही दिन था जब उनका रिश्ता शुरू हुआ था, बिना इजहार के, बिना शोर के। अब की रात फिर वही पेड़, रीमा का मन उस नीम के पेड़ पर अटक गया था। अब भी शायद वहां कोई बैठा हो, किसी को चुपचाप याद कर रहा हो। उसने सोचा, विनय कभी बदल नहीं गया, बस समय ने उसका डर बड़ा कर दिया। कभी जो चिट्ठियां किताबों में मिलती थीं, अब अलमारी के खाने में मिलती थीं। और शायद कभी न बोला गया इजहार अब भी उसके अंदर छुपा बैठा है। तभी अंदर से विनय की आवाज आई, रीमा, नींद नहीं आ रही क्या? रीमा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, हल्का सा सवाल था, एक आदत जैसा। वो मुस्कुराई, बस पुरानी बातें याद आ रही थीं। विनय कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, नीम का पेड़ अब भी वहीं है क्या? रीमा की आंखें भर आईं। वो जान गया था, वो भी याद कर रहा था। सुबह का समय था, पर आज की सुबह कुछ अलग थी। रीमा ने चाय बनाते हुए पीछे मुड़कर देखा। विनय अब भी सो रहा था। उसका एक हाथ सिर के नीचे और माथे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे नींद में भी कोई बोझ उसे चैन नहीं लेने दे रहा हो। रीमा ने पहली बार गौर किया, विनय पहले से ज्यादा थक गया था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बालों में एक नई सफेदी की लकीर और एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराना भूल गया हो।
उसने धीरे से चाय की ट्रे तैयार की, 2 कप, साथ में नमकीन बिस्किट और वही पत्रों वाला पुराना डिब्बा। आज बात करनी थी। एक शांत नाश्ता विनय ने चाय का कप लिया और अपनी आदत के अनुसार एक घूंट लेकर कहा, थोड़ी कम मीठी है आज। रीमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी स्वाद जानबूझकर बदल देती हूं ताकि पता चल सके कि कोई नोटिस करता है या नहीं। विनय ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान कुछ कह रही थी, पर जैसे वो शब्दों की तलाश में अटका रह गया। वो, रीमा ने साहस बटोरा, मैंने वो लिफाफे पढ़े सारे। विनय चुप हो गया। एक थमी हुई सांस, कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर विनय ने धीमे से कहा, मैं कभी देना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम कहोगी। अब क्या फायदा? रीमा ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी हम जो कह नहीं पाते वही सबसे सच्चा होता है, पर वो जानने का हक सामने वाले को होना चाहिए ना। विनय ने सिर झुका लिया। मैंने मान लिया था कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास माँ ही है, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे दोस्त हैं, और मैं बस एक जिम्मेदारी रह गया हूं। रीमा की आंखें भीग गईं और मैंने सोचा था कि तुम थक गए हो। मेरी बातें सुनना, मेरी उलझने, मेरी खामोशियां। सांझ के पहले की साफ हवा। विनय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, धीरे से, झिझकते हुए। शायद हम दोनों ही एक दूसरे की चुप्पियों से डरने लगे थे। रीमा ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने जो लिफाफों में लिखा वो सब अगर एक बार भी बोल देते, शायद इतने सालों का सन्नाटा ना होता। विनय ने कहा, और जो तुमने हर दिन बिना बोले किया, मेरी शर्ट प्रेस करना, मेरी पसंद की सब्जी बनाना, माही को मेरे बारे में अच्छी बातें सिखाना, वो सब अगर मैं देख भी लेता तो कभी शुक्रिया कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डिब्बा अब बंद नहीं रहेगा। रीमा ने वो डिब्बा उसके सामने रखा। अब इसे छुपाओ नहीं, हर सालगिरह पर नहीं, हर महीने या हर हफ्ते, कभी भी कुछ भी लिखो। मुझे चाहिए वो विनय जो इन लिफाफों में था। विनय ने डिब्बे को खोला, अंदर से एक नया खाली कागज निकाला। उसने कलम उठाई और पहली बार रीमा के सामने लिखा, आज की चाय थोड़ी फीकी थी, पर तुम्हारी बातों में फिर से मिठास थी। शायद यही पहला कदम है हमारे बीच फिर से लौटने का। रीमा ने कागज लिया, मुस्कुराई और धीरे से कहा, यह पहला पत्र है जो मिला भी और समझा भी। विनय ऑफिस की पुरानी डायरी पलट रहा था। आज पहली बार उसने खुद को रीमा के सामने खोला था। इतने सालों की चुप्पी के बाद कुछ कहा था और अब वो खुद से पूछ रहा था, मैं चुप क्यों हो गया था? काम का जाल पिछले 7-8 सालों से विनय की जिंदगी एक रूटीन बन गई थी। सुबह जल्दी उठो, जल्दी ऑफिस पहुंचो, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट, ट्रैफिक, ईमेल्स, कॉल्स और फिर थकाहारा लौट आओ। रीमा अक्सर पूछती, ठीक हो? और वो जवाब देता, बस दिन भारी था। पर दिन नहीं, वक्त भारी था। एक पिता, एक पति, एक कमाने वाला, हर भूमिका निभाते निभाते विनय ने अपनी आवाज खो दी थी। जो पहले चिट्ठियां लिखा करता था, वो अब टाइप किए गए रिपोर्ट्स और एक्सेल शीट में उलझ गया था। भीड़ में अकेलापन। विनय को याद है एक दिन जब माही का स्कूल फंक्शन था। वो ऑफिस से भाग कर आया था, टाइम पर पहुंचा, पर रीमा ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें पहले से प्लान करना चाहिए था। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा था। उसे लगा, मैं जो कर रहा हूं वो किसी को नजर ही नहीं आता। धीरे धीरे उसने उम्मीदें छोड़ दी, तारीफ की, समझ की या सिर्फ सुने जाने की भी। वो नींदें जो सुकून नहीं लाती थीं। रात में जब रीमा सो जाती थी, विनय चुपचाप बालकनी में बैठा करता था। मोबाइल हाथ में होता, पर देखने का मन नहीं करता। कभी कभी पुरानी तस्वीरें देखता, शादी की, माही के बचपन की, या वो पेड़ जिसके नीचे उसने पहली बार रीमा का हाथ पकड़ा था। उससे लगता था रिश्ता है, पर बात नहीं है। शब्द नहीं थे और मौन इतना लंबा हो गया था कि अब तो बोलने से डर लगता था। लिफाफों की कहानी, हर सालगिरह पर वो एक पत्र लिखता था।
क्यों? शायद इसलिए कि बोलने से आसान था लिखना। वो चाहता था कि कभी रीमा को ये मिले, पर हिम्मत नहीं होती थी। हर साल वो सोचता इस बार दूंगा, और फिर कहता अब क्या फायदा। लेकिन जब रीमा ने कहा इस बार एक पत्र मुझे देना, छुपाना नहीं, तब उसे पहली बार लगा शायद देर हुई है, पर खत्म नहीं हुआ। एक नई शुरुआत। उसने डायरी में लिखा, मैं बहुत दिनों से जी रहा था बिना महसूस किए। अब जब तुमने वो लिफाफे पढ़े, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिर से मुझे देख रहा है, जैसे मेरी खामोशियां भी अब शब्द बन सकती हैं। वो चाहता था बात आगे बढ़े, पर धीरे धीरे, विश्वास से। कोई चमत्कार नहीं चाहिए था, बस रोज का एक छोटा सा संवाद। माही का नोट। अचानक उसकी नजर माही की मेज पर गई। वहां एक छोटा सा कागज पड़ा था। पापा, आपने मम्मा को आज हग नहीं किया। आप लोग पहले ऐसा करते थे ना? मैंने फोटो में देखा है। विनय मुस्कुराया। बच्चे बहुत कुछ देख लेते हैं जो बड़े छिपा जाते हैं। उसने कागज उठाया और पास रख लिया। शायद अगली सुबह बिना कहे एक हक से बात शुरू हो सकती है। आज मम्मा ने पापा से मुस्कुराकर बात की। मुझे अच्छा लगा। जब दीवारें बात नहीं करती, बच्चे सुनते हैं। माही ने कभी अपने मम्मा पापा को लड़ते नहीं देखा, पर उसने उन्हें हंसते हुए देखे दिन भी गिनना छोड़ दिया था। घर में टीवी चलता रहता था, काम की बातें होती थीं। मम्मा सुबह स्कूल जाती थीं, पापा ऑफिस, और वो स्कूल, ट्यूशन, स्क्रीन टाइम, सब कुछ ठीक था। लेकिन माही को महसूस होता था कि कहीं कुछ गुम है। पुरानी तस्वीरों की कहानियां। एक दिन माही ने फोन में एक पुरानी फोटो देखी। मम्मा और पापा समुद्र किनारे, बालों में रेत और चेहरों पर हंसी। उसने मम्मा से पूछा, आप दोनों पहले इतने खुश क्यों दिखते थे? मम्मा ने हल्के से कहा, क्योंकि तब सब नया था बेटा। माही ने जवाब में कहा, पर अब तो मैं भी हूं, मैं भी नया हूं ना। मम्मा ने उसकी ओर देखा। आंखें थोड़ी नम हुई, पर मुस्कुरा कर कहा, हां, और तुम सबसे प्यारी बात हो हमारे बीच की। अगले दिन माही ने एक प्लान बनाया। वो डायरी में लिखती रही, मम्मा की पसंद का गुलाब पापा की किताब में रखना, पापा की चाय में शक्कर ठीक से मिलाना, मम्मा से पूछकर। दोनों को एक ही कमरे में बुलाकर कह देना, मुझे आप दोनों की फोटो चाहिए, साथ में, अभी। गुलाब का असर। पापा ने जब गुलाब पाया तो माही वहीं खड़ी थी। उसने पूछा, पापा, ये मम्मा को दीजिए ना। मम्मा ने कहा था उन्हें गुलाब अच्छे लगते हैं। विनय ने हंसकर पूछा, कब कहा था? कभी नहीं, लेकिन मैं जानती हूं। विनय कुछ पल चुप रहा, फिर माही की पीठ थपथपाई और गुलाब मम्मा को दे दिया। रीमा चौंकी, मुस्कुराई और बोली, इतने साल बाद किसी ने मुझे फूल दिया। माही ने मन में लिखा। शाम को जब सब साथ बैठे थे, माही ने मोबाइल निकाला। आप दोनों पास आओ, मैं एक फोटो लेना चाहती हूं। दोनों थोड़े झिझके, फिर पास आए। माही ने जोर देकर कहा, अब हंसिए ना, ऐसे जैसे पहले हंसते थे। वो मुस्कुरा दिए, धीमे पर सच्चे। फोटो क्लिक हुई और माही ने तुरंत प्रिंट करवा के उस फ्रेम में लगा दी जिसमें पहले से कोई तस्वीर नहीं थी। डायरी की आखिरी लाइन उस दिन की, शायद मैं बहुत छोटी हूं सब ठीक करने के लिए, पर मैं कोशिश करूंगी कि ये घर फिर से बोले मम्मा पापा की तरह। रात के 11 बज रहे थे। माही सो चुकी थी और ड्राइंग रूम की खिड़की से धीमी हवा पर्दों को हिला रही थी। रीमा ने अलमारी से पुराने एल्बम निकाले, शादी के बाद की फोटो, पहली सालगिरह, माही के जन्म की तस्वीरें। विनय ने धीरे से पास आकर पूछा, कुछ ढूंढ रही हो? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। साल 2013, नई शादी, नए सपने। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। विनय नई नौकरी में था, लंबी मीटिंग्स, नई जिम्मेदारियां। रीमा घर में अकेली पढ़ती जा रही थी। उसके स्कूल की छुट्टियां होती तो सारा दिन सूनापन लगता। उस समय दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ कहना था, पर कोई नहीं समझा पा रहा था कि कैसे। एक दिन रीमा ने कहा था, तुम घर से दूर होते जा रहे हो।
विनय ने झुंलाकर जवाब दिया था, मैं घर के लिए ही मेहनत कर रहा हूं। रीमा ने चुपचाप मुंह फेर लिया था और वो पहली चुप्पी वहीं से शुरू हुई थी। महीनों की दूरी धीरे धीरे बातें कम होती गईं। रीमा ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। विनय ने अपने शब्द ईमेल और फाइलों में डाल दिए। और एक दिन रीमा ने विनय की डेस्क पर एक चिट्ठी छोड़ी। मैं समझती हूं कि तुम थके होते हो, पर कभी कभी मैं भी टूटती हूं। हम दोनों के बीच कुछ बचा है ना? विनय ने जवाब में कुछ नहीं कहा, पर उसी रात उसने एक लिफाफा बनाकर अलमारी के कोने में रख दिया। वो पहला सालगिरह वाला लिफाफा था। अब जब बात हो रही है, रीमा ने एल्बम में से वो तस्वीर निकाली, माही के जन्म के बाद की। दोनों थके थे, पर आंखों में चमक थी। तुम्हें याद है, रीमा ने कहा, माही के पहले बर्थडे पर तुम गायब हो गए थे। विनय ने सिर झुकाकर कहा, ऑफिस में अटका था और फिर हिम्मत नहीं हुई घर आने की। तुम्हें पता है, मैंने उस रात पहली बार तुम्हारे बिना केक काटा था, लेकिन माही की आंखों में सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। पिछले घाव नए मरहम। विनय ने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है, बहुत से ऐसे लम्हे थे जो मैं जी नहीं पाया तुम्हारे साथ, माही के साथ। रीमा ने उसका हाथ थामा। अफसोस से कुछ नहीं बदलेगा, पर ये जो माही कर रही है ना, वो हमें फिर से जोड़ रही है। हमें भी उसके लिए बदलना होगा और एक दूसरे के लिए भी। अब की बार खुला लिफाफा। विनय ने वही पुराना लिफाफा उठाया और इस बार उसमें कुछ नया लिखा। उस पहली चुप्पी से अब तक हम बहुत दूर आ चुके हैं। अगर अब भी थोड़ा साथ चलें तो शायद वहां पहुंच जाए जहां हम दोनों मुस्कुराना नहीं भूलते थे। रीमा ने उसे बिना खोले ही अपने तकिए के नीचे रख लिया। अब छिपाने की जरूरत नहीं, उसने कहा, अब हम पढ़ना नहीं भूलेंगे। माही की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। रीमा ने एक शाम चाय पीते हुए कहा। विनय ने अखबार से नजरें हटाईं। तो क्या सोच रही हो? कहीं बाहर चलें, 3-4 दिन के लिए। दूर नहीं, कोई छोटा स्टेशन, ट्रेन से। विनय कुछ सोच में पड़ गया। माही वहीं पास में थी। उसके हाथ में कलर पेंसिलें थीं और एक ड्राइंग बन रही थी जिसमें मम्मा, पापा और वो एक पहाड़ी पर थे। चलेंगे ना? माही ने कहा। विनय ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, ट्रेन टिकट मैं बुक करता हूँ। रेलवे स्टेशन की भीड़, चाय वालों की आवाजें, सामान ढोते कुली, सब कुछ नया था माही के लिए। रीमा ने दोपहर के लिए पराठे पैक किए थे और विनय ने पहली बार छुट्टी लेने के बाद लैपटॉप नहीं लाया था। ट्रेन आई, एक पुरानी एक्सप्रेस, खिड़की वाली सीट। तीनों बैठे, एक कतार में नहीं, आमने सामने। माही खिड़की के पास, रीमा और विनय सामने। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, जैसे सालों से थमी हुई जिंदगी अब रफ्तार पकड़ रही हो। माही बाहर देखती रही, खेत, तालाब, छोटे स्टेशन, झंडियां। उसने हर थोड़ी देर में कुछ नया दिखाया। देखो मम्मा, गाय। पापा वो देखो, झोपड़ी। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में मैं भी ऐसे ही हर चीज पर चौंक जाती थी। विनय ने जोड़ा, और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता था। अब भी। रीमा चौंकी। इतने सीधे शब्द, इतने सालों बाद। छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बाहर एक बूढ़ा समोसे वाला खड़ा था। विनय उतर गया। 3 समोसे और एक कागज में नमक मिर्च का मसाला। बैठते ही बोला, याद है तुमको यही वाला मसाला पसंद था कॉलेज के टाइम। रीमा ने हंसते हुए कहा, तुमने आज याद भी किया और बताया भी। माही ने बीच में कहा, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जब आप बात करते हो ना, तो मैं ज्यादा खुश हो जाती हूँ। शाम होने लगी। ट्रेन की खिड़की से नारंगी सूरज उतर रहा था। किसी कोने से कोई रेडियो चला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विनय ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। रीमा ने आश्चर्य से देखा। तुम गाते हो? विनय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले करता था, फिर आदतें बदल गईं। तो अब फिर से करो, रीमा ने कहा। उसने 2 लाइनें और गाईं। माही ने ताली बजा दी।
मुझे पापा का गाना रोज सुनना है। स्टेशन से बाहर निकलकर वे एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे। सादा कमरा, पुराना फर्नीचर, पर पहली बार तीनों ने एक साथ रात का खाना खाया, बिना टीवी, बिना फोन, बिना खींचतान के। रात को माही दोनों के बीच में लेटी। रीमा ने धीमे से कहा, शायद हमें बस इतना ही चाहिए था, भाग दौड़ से एक विराम। विनय ने जवाब दिया, और एक खिड़की जिसमें फिर से एक दूसरे को देख सकें। माही ने नींद में कहा, खिड़की से हवा अच्छी आती है, आप दोनों की बातें भी। छुट्टी से लौटते ही सोमवार की सुबह अपने पूरे शोरगुल में थी। रीमा फिर से स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। जल्दी जल्दी माही का टिफिन, अपनी नोटबुक्स और फिर वही पुरानी बस। विनय ने भी अलार्म बंद किया, शर्ट प्रेस की, लैपटॉप बैग उठाया और उसी पुराने ट्रैफिक में निकल पड़ा। पर इस बार एक फर्क था, भीतर एक हल्का सा सुकून बचा हुआ था। छुट्टी की वो खिड़की वाली ट्रेन, माही की हंसी और एक दूसरे की नजरें, जैसे कोई नया धागा बांधा गया हो। विनय ऑफिस में था, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल, लेकिन दोपहर में उसने अचानक व्हाट्सएप पर रीमा को एक मैसेज भेजा, आज समोसे खाने का मन है, शाम को मिलते हैं तुम्हारे स्कूल के पास। रीमा ने हंसकर जवाब दिया, सोमवार और समोसे, कुछ तो बदला है। विनय ने लिखा, तुमने बदला है। शाम को समोसे खाते वक्त माही थोड़ी चुप थी। रीमा ने पूछा, स्कूल कैसा रहा बेटा? माही ने धीरे से कहा, टीचर ने कहा कि मैं ध्यान नहीं देती क्लास में, उन्होंने मम्मा पापा से बात करने को कहा है। विनय ने गौर से देखा। माही की आंखों में डर था, पर उम्मीद भी। शायद वो जानती थी कि अब मम्मा पापा नाराज नहीं होंगे, साथ खड़े होंगे। विनय ने कहा, कोई बात नहीं, हम कल स्कूल चलेंगे, मिलकर बात करेंगे। माही ने धीरे से पूछा, साथ चलोगे ना आप दोनों? रीमा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब से हम तीनों हमेशा साथ चलेंगे। रात को जब सब सो गए, रीमा एक पल को बालकनी में खड़ी रही। उसने सोचा, या ये भी एक अच्छा सपना था जो सुबह होते ही उड़ जाएगा। उसी समय विनय बाहर आया, हाथ में गर्म दूध। तुम भी नींद नहीं आ रही? बस कुछ सोच रही थी, रीमा ने कहा। वो चुप्पियां जो हमारे बीच थीं, वो किसी और की आवाज में न लौट आए, इसका डर है। विनय ने कहा, तो हम एक दूसरे को हर दिन याद दिलाएंगे कि हम साथ हैं, ताकि फिर कभी वो चुप्पियां लौटने की हिम्मत न करें। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था, रीमा के नाम। कल समोसे के साथ जो हंसी आई थी, उसने बहुत पुराना कुछ लौटा दिया। मैं हर सोमवार को अब इसे याद रखूंगा, तुम और एक कागज पर मुस्कुराहट। रीमा ने लिफाफा वापस अलमारी के कोने में नहीं रखा, उसने उसे फ्रिज पर चिपका दिया, ताकि हर कोई देखे कि लिफाफे अब छिपते नहीं। शनिवार की सुबह थी, स्कूल में भीड़ थी, बच्चों के साथ माँ बाप, चहल पहल, बच्चों की आर्टवर्क दीवारों पर। माही दोनों का हाथ थामे धीरे धीरे चल रही थी। रीमा और विनय ने पहली बार एक साथ उसका स्कूल देखा, उसकी बेंच, उसकी टीचर और वो कोना जहां माही अक्सर अकेली बैठा करती थी। टीचर की बातें, क्लास टीचर मिस मेहता एक शांत और सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने विनय और रीमा को बैठने को कहा। आपकी बेटी बहुत संवेदनशील है, उन्होंने कहा, कभी कभी बहुत चुप रहती है, खासकर जब कोई फैमिली पर कुछ लिखने को कहे। रीमा थोड़ी असहज हो गई। ऐसा क्यों? टीचर ने धीरे कहा, उसने एक निबंध में लिखा था, मेरे मम्मा पापा एक घर में रहते हैं, पर अक्सर एक दूसरे से मिलते नहीं। विनय और रीमा दोनों चुप हो गए। माही की नजरें बातें खत्म होने के बाद माही तीनों को अपनी ड्राइंग वॉल के पास ले गई। एक चित्र में उसने 3 स्टिक फिगर बनाए थे। एक के हाथ में मोबाइल था, एक टीवी के सामने बैठा था और एक बच्चा बीच में अकेला खड़ा था। रीमा ने पूछा, यह कौन है? माही ने मासूमियत से कहा, पहले हम थे, अब मैंने नया बनाया है। दूसरी ड्राइंग में तीनों एक बेंच पर साथ बैठे थे, मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था, अब हम साथ होते हैं, जब भी सच में मिलते हैं।
घर लौटते हुए कार में कोई बात नहीं हुई, केवल माही की नींद में सरकती हुई गर्दन थी और पीछे की सीट पर उसका बनाया चित्र। विनय ने कार रोकी, इंजन बंद किया। हमने सोचा था कि हम अपनी थकान, अपने काम में फंसे थे, पर असल में हम उससे भी दूर हो गए थे जो हमारे सबसे पास थी। उसने धीमे से कहा। रीमा ने उसकी हथेली थाम ली। मुझे नहीं पता था माही हमें इतना देखती है। बच्चे सिर्फ देखते नहीं, सब महसूस करते हैं, विनय ने कहा। उस रात रीमा ने विनय से कहा, मुझे स्कूल में एक नया ऑफर आया है हेड टीचर बनने का, मगर उसका मतलब होगा और ज्यादा समय स्कूल को देना। विनय ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्या ये तुम्हें खुश करेगा? रीमा ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अब लगता है माही का बचपन ज्यादा जरूरी है। विनय ने कहा, तो आइए कुछ चीजें छोड़ते हैं ताकि हम एक दूसरे को फिर से पा सकें। उस रात रीमा ने पहली बार खुद के लिए कुछ लिखा। माही ने जो कहा उसने दिल के उस दरवाजे पर दस्तक दी जो सालों से बंद था। शायद हमें बदलने के लिए कोई तूफान नहीं चाहिए, बस एक बच्चे की मासूम सच्चाई ही काफी है। ये आयोजन रीमा के मामा के बेटे की शादी का था, लखनऊ में। 3 दिन का कार्यक्रम, सैकड़ों रिश्तेदार, शोर, संगीत, हंसी और बहुत सारे चेहरे जो सालों बाद मिलते हैं, लेकिन सवाल कभी नहीं बदलते। माही कितनी बड़ी हो गई है, अब दूसरी कब होगी? तुम दोनों तो अब भी उतने ही शांत लगते हो जैसे पहले। रीमा और विनय मुस्कुराते रहे, पर उनके बीच एक नया धैर्य था। अब वे सवालों को सुनते थे, भीतर तक नहीं आने देते थे। शादी के शोर में एक कोना संगीत के कार्यक्रम की रात थी। बाहर तेज लाइटें, डीजे, डांस और भीतर एक छोटी बालकनी जहां रीमा चुप बैठी थी। विनय पास आया, 2 कप चाय के साथ। इतनी भीड़ में तुम्हें अकेले देखकर डर लगने लगा, विनय ने मुस्कुराकर कहा। रीमा ने चाय लेते हुए कहा, इतनी भीड़ में अक्सर इंसान सबसे अकेला होता है। विनय ने सिर हिलाया। तुम पहले भी ये कहती थी, पर मैं तब सुनता कहां था। अब सुनते हो? अब महसूस करता हूं, विनय ने कहा। तुलनाओं के कांटे शादी की रात विनय को उसके चचेरे भाई ने टोका। भाभी तो बहुत शांत हैं, बोलती कम हैं। विनय ने पहली बार बिना मुस्कुराए जवाब दिया। शांत रहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने। रात को लौटते समय रीमा ने विनय से पूछा, कभी लगता है हम अलग हैं इस दुनिया से? विनय ने कहा, अब अच्छा लगता है कि हम अलग हैं, क्योंकि भीड़ में हम एक दूसरे को नहीं खोते। माही की समझ फिर चमकती है। घर लौटते वक्त ट्रेन में माही ने पूछा, पापा, क्या शादी में सब खुश थे? विनय ने कहा, बेटा, कुछ लोग शोर में खुश लगते हैं और कुछ लोग चुपचाप खुश होते हैं। माही बोली, तो आप दोनों अब किस वाले हो? रीमा ने कहा, हम दोनों अब उसी वाले हैं जो शोर में एक दूसरे की आंखों को पहचान लेते हैं। छोटा सा सुख घर लौटकर थके हुए थे तीनों, पर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप खाना खाते वक्त विनय ने हंसते हुए कहा, चलो अगली शादी में हम डांस भी करेंगे। रीमा ने मुस्कुराकर पूछा, साथ? हाथ थामकर विनय ने जवाब दिया। एक रविवार की सुबह विनय को फोन आया। मां गिर गई हैं, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। विनय और रीमा तुरंत उनके शहर निकल पड़े। माही साथ नहीं जा सकी, परीक्षा थी। पुराना घर, पुरानी दीवारें, मां अब भी वैसी ही थीं, चुप, सहमी हुई और हर चीज के लिए माफी मांगती हुई। तुम परेशान हो गए ना बेटा? मैंने फोन कर दिया, गलती हो गई ना, अब क्या करूंगी, बोझ बन गई हूं। विनय ने मां का हाथ थामा। मां, आप कभी बोझ नहीं थी, शायद हम ही कभी सही तरीके से बेटे बन नहीं सके। रीमा चुपचाप रसोई में चाय बना रही थी, पर हर शब्द उसकी आत्मा में उतर रहा था। विनय का अतीत खुलता है रात को मां की दवाइयों के बाद। विनय ने रीमा से कहा, पता है, मेरे पापा भी हमेशा चुप रहते थे। मां बोलती थीं,
तो वो सिर्फ अखबार से नजरें हटाकर देखते थे। हमेशा लगता था कि घर में शब्दों की जगह चुप्पियों ने ले ली थी। रीमा ने पूछा, क्या तुम कभी डरते थे कि तुम भी वैसे ही बन गए हो? विनय ने कहा, नहीं, मैं वैसा बन ही गया था, और शायद अब पहली बार डर भी लग रहा है। माँ की टूटी बातें, अधूरी यादें सोते वक्त माँ बड़बड़ाने लगी। तुम्हारे पापा, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या मैं खुश हूं? तुम भी वैसा मत बनना विनय। विनय की आंखें नम हो गईं। सुबह जब माँ सो रही थीं, तो विनय ने रीमा से कहा, शायद हम जो सीखते हैं वही जीते हैं, और अब मैं वो सब भूलना चाहता हूं ताकि हम कुछ नया सीख सकें साथ में। रीमा की डायरी में फिर एक पंक्ति जुड़ती है, पुराने घरों की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, वे चुप्पियों, डर और अधूरे सपनों से भी खड़ी रहती हैं। अगर हम उन्हें समझ लें तो शायद हम अपने घर को बेहतर बना सकें। माँ की आंखें। विनय का वादा। वापसी से पहले माँ ने विनय से सिर्फ एक बात कही, रीमा कभी अकेली मत रह जाए जैसे मैं रह गई थी। विनय ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, अब मैंने देख लिया है कि प्यार बोलने से कमजोर नहीं होता और चुप रह जाने से खत्म हो सकता है। शाम के 5 बजे थे। रीमा ने मोबाइल उठाकर मेल दोबारा पढ़ा। प्रिय श्रीमती रीमा शर्मा, आपके अनुभव और मूल्यांकन के आधार पर हम आपको वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया 1 सप्ताह के भीतर पुष्टि दें। रीमा की उंगलियां कांपी, दिल में हलचल हुई। क्या मैं फिर से सब कुछ छोड़ने जा रही हूं? विनय की सहजता, रीमा की उलझन। रात को खाने के बाद विनय बालकनी में अखबार पढ़ रहा था। रीमा ने धीरे से कहा, स्कूल से मेल आया है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर की है। विनय ने अखबार नीचे रखा। तुम्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये मौका। क्या सोचा तुमने? रीमा थोड़ी रुकी। डर लग रहा है। किस बात का? फिर से खो देने का, खुद को, घर को, हमें। विनय ने नजरें रीमा से मिलाई। अगर तुमने खुद को खोया तो हम भी तुम्हें खो देंगे। जाओ, जो तुम्हारा है उसे अपनाओ। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अकेली रात, गहरी बात। उस रात रीमा नींद में थी पर मन जाग रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही बन सकती हूं जो मैं थी, या अब मैं वही हूं जो जरूरी है? उत्तर भीतर से आया, तुम अब वही बनो जो चुनती हो। माही की नन्ही समझ। सुबह रीमा ने माही से पूछा, अगर मम्मा स्कूल में बहुत व्यस्त हो जाए तो तुम नाराज होगी? माही बोली, नहीं मम्मा, पर आप मुझे एक वादा करना, आप जब भी घर आओ सिर्फ मेरी मम्मा बनकर आना, न टीचर न वाइस प्रिंसिपल। रीमा ने माही को गले से लगा लिया। फैसला। रीमा ने मेल का उत्तर टाइप किया, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूं, और मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि मैं सिर्फ एक पत्नी या मां नहीं हूं, मैं रीमा भी हूं। विनय ने जब उसे देखा टाइप करते हुए मुस्कुरा दिया। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक फिर से है। रीमा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी। वाइस प्रिंसिपल की भूमिका ने उसके चलने और बोलने के तरीके तक बदल दिए थे। माही के बाल संवारते हुए उसने कहा, आज मैं देर से लौटूंगी विनय, पीटीएम है स्कूल में, तुम माही को देख लेना ना। विनय ने हां में सिर हिलाया। बस एक शाम ही तो है, उसने सोचा। शाम जो आसान नहीं थी। शाम 6 बजे तक माही स्कूल से लौटी, थकी हुई, बुरी तरह भूखी और होमवर्क से परेशान। विनय ने पहली बार खुद से कहा, रीमा रोज ये सब कैसे करती है? खाना बनाना, माही को होमवर्क में मदद देना। बीच बीच में ऑफिस का एक कॉल भी आ गया। माही ने कहा, पापा, मम्मा ऐसे नहीं पढ़ाती, वो कहानी सुनाकर पढ़ाती हैं। विनय मुस्कुराया नहीं, शर्मिंदा हुआ। रीमा की थकान को पहली बार समझा। रात को माही को सुलाकर विनय चुपचाप बैठा रहा। रीमा लौटी, थकी हुई लेकिन चेहरे पर संतोष। सब ठीक रहा? उसने पूछा। विनय ने धीमे स्वर में कहा, रीमा, मैं सोचता था तुम थकती हो तो बस कुछ समय चाहिए,
पर अब समझा तुम्हारी थकावट अनदेखी का बोझ थी। रीमा चौंकी पर कुछ बोली नहीं। विनय पास आया। आज माँ ही ने मुझसे कहा, मम्मा कहानी सुनाकर पढ़ाती हैं। शायद यही फर्क है, तुम सिर्फ निभाती नहीं, जीती हो रिश्ते। विनय की डायरी में पहली बार एक पंक्ति उस रात विनय ने पहली बार खुद के लिए लिखा। रीमा को देखकर लगता है कि औरत होना कोई भूमिका नहीं, वो एक धुन है जो सब संभालती है, फिर भी अपनी पहचान नहीं खोती। एक नया रिश्ता जन्म लेता है। अगले दिन विनय ने रीमा से कहा, क्या अब से रविवार तुम्हारा दिन हो सकता है? मुझे और माही को खाना बनाना आ गया है। रीमा चुप रही और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो हां भी थी और शुक्रिया भी। संडे की दोपहर थी। रीमा अलमारी में पुरानी किताबें ढूंढ रही थी। कुछ जरूरी नहीं था, बस यूं ही। पुराने कपड़ों के नीचे एक कॉटन की थैली में उसे एक और लिफाफा मिला, बिना नाम का, बिना तारीख के। लिफाफा खुलते ही वो शब्द सामने थे, 5वीं सालगिरह पर। रीमा ठिठक गई। 5वीं सालगिरह की चिट्ठी? पर वो तो कभी मुझे मिली ही नहीं थी। विनय की अधूरी स्वीकारोक्ति। रीमा, आज हम 5 साल के हुए। तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम अब भी वही हो, वही मुस्कान, वही धैर्य। पर मैं हर दिन थोड़ा और अलग होता गया हूं तुमसे। ऑफिस, पैसे, समाज, ये सब खा गए हैं मुझे। पर सबसे ज्यादा जो खलता है वो है तुम्हारा चुपचाप सहना। कभी कभी डरता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। तुम मुस्कुराती हो, पर मैं जानता हूं वो मुस्कान अब आंखों तक नहीं पहुंचती। काश मैं तुम्हें वो कह पाता जो हर दिन सोचता हूं। तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो और मैं तुम्हारे लिए शायद सबसे बड़ा समझौता। विनय। रीमा का टूटना और जुड़ना। रीमा ने चिट्ठी पढ़कर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो शिकायत के नहीं थे, बल्कि उस सच के स्वीकार के थे जो अब तक छुपा रहा। उसने खुद से कहा, इस आदमी ने भले शब्दों से कम जताया, पर उसने हर साल कुछ ना कुछ मेरे लिए लिखा, और जो नहीं कहा वही सबसे गहरा था। उस शाम रीमा ने विनय से कुछ नहीं पूछा। जब विनय घर लौटा, रीमा ने चिट्ठी का जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ चाय बनाकर उसके पास बैठ गई, बिल्कुल पास। विनय बोला, कुछ हुआ क्या? रीमा ने सिर्फ सिर उसकी कंधे पर रख दिया और कहा, कुछ अधूरी बातें ही सबसे पूरी होती हैं। विनय समझ गया और पहली बार उसने रीमा का हाथ अपने हाथ में ऐसे लिया जैसे कोई फिर से वादा कर रहा हो। शाम के रंग और हल्का सा डर। 16वीं सालगिरह की शाम थी। घर में कोई सजावट नहीं थी, कोई फूल या केक नहीं, लेकिन हवा में एक अलग शांति थी, जैसे दोनों ने अब उम्मीदों से नहीं, समझ से रिश्ता बनाना सीख लिया हो। विनय ने पूछा, आज कहीं बाहर चलें? रीमा ने कहा, नहीं, आज यहीं, बस तुम पास रहो और बात करते रहें जैसे पहले करते थे। रीमा की ओर से एक चिट्ठी। शाम को विनय जब किताब के पन्ने पलट रहा था तो उसे एक लिफाफा मिला, इस बार रीमा की लिखावट में। विनय, आज पहली बार मैं तुम्हें लिख रही हूं। इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब लगता है कि वो सब खोना नहीं था, बल्कि इंतजार था उस एक पल का जहां तुम खुद से कहो, मैं यहां हूं। तुम्हारी चुप्पियां अब मुझे डराती नहीं, क्योंकि अब मैं जानती हूं उनमें भी शब्द होते हैं, बस अनसुने। तुमने जो हर साल लिखा वो मैं अब पढ़ रही हूं, और उनमें जितना प्यार है उतना ही मेरा धैर्य था कि मैं इंतजार करती रही। आज मैं कह सकती हूं, हम टूटे नहीं थे, बस थक गए थे, और अब जब थकान उतर रही है तो मैं फिर से तुम्हारी वही रीमा हूं। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। एक छोटी सी बात, लेकिन बड़ा संकेत। उस रात दोनों एक ही कप चाय में चुस्कियां लेते रहे। कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। रीमा ने कहा, इस बार कोई चिट्ठी नहीं? विनय मुस्कुराया, इस बार जरूरत नहीं, तुम अब पढ़ना सीख गई हो, बिना शब्दों के भी। रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया
धीरे से, बिना ताकत लगाए। अंत की नहीं, शुरुआत की कहानी। अगले दिन माही ने देखा कि माँ पापा हंसते हुए गैलरी में बैठे थे। उसने कहा, अरे, आप दोनों तो जैसे कॉलेज के बच्चे लग रहे हैं। विनय ने रीमा की तरफ देखा। हाँ, शायद रिश्ता अब उम्र नहीं पूछता, बस साथ मांगता है। रीमा मुस्कुराई, इस बार आंखों तक।